So, good morning and welcome to this class. And today we are going to study the second part of the Origin of Life chapter, that how the life was originated on the earth. पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कल कर चुके हैं और उसका जो रेस्ट पार्ट है उस लेसन का वो अभी हम करने जा रहे हैं। तो हमने आपसे कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी था, थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया था, है ना, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था। तो ये सारे थ्योरीज हमने आपसे कल डिस्कस कर लिए थे और कल हमने आपको ये भी कहा था कि इसकी जो अभी सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है जीवन के उद्भव का इस धरती पर, वो है थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, कि जैव रासायनिक विकास के क्रम में, यानी कि किस प्रकार से जीवन का जो उद्भव हुआ वो जैव रासायनिक परिस्थितियों के कारण हुआ, है ना। कि ये थ्योरी ये कहती है कि जो सबसे पहला, जो सबसे प्राथमिक स्तर का जो जीव रहा होगा वो स्वतः किसी इनऑर्गेनिक मैटर से पैदा हुआ होगा, लेकिन उसके लिए क्या होंगे कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, कुछ और फिजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ जो रासायनिक क्लाइमेट वहां का रहा होगा, है ना। इन सारे परिस्थितियों में किसी एक प्राथमिक जीव का जन्म हुआ, लेकिन प्राथमिक जीव के जन्म होने से पहले जो है उसके जो संघटक अणु हैं, जो जैव रासायनिक अणु हैं, उनका निर्माण हुआ होगा। और वो अणु जो है वो एक प्रिमिटिव सेल से भी पहले का कुछ स्ट्रक्चर, प्रोटोसेल जैसी कुछ संरचनाओं का निर्माण किया होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आती हैं थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन। ये सिद्धांत, इसको हम मेटलिस्टिक थ्योरी या फिजिको केमिकल थ्योरी कहते हैं। और ये स्वतंत्र रूप से दो साइंटिस्ट थे, एक ए.आई. ओपरिंग थे जिन्होंने 1923 में इस सिद्धांत को दिया था, और दूसरे इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेवियस हाल्डन। इन्होंने 1928 में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि लाइफ एरोज फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बाय प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ रिएक्शंस। मतलब ये जो है कुछ रासायनिक पदार्थों के संग्रहित होने के कारण जीवन का उद्भव होता है, लेकिन उससे पहले एक सिलसिलेवार ढंग से, एक प्रोग्रेसिव रूप से, है ना, एक अग्रगामी क्रम में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है क्रमशः, जिनकी वजह से कि बहुत सारे जो रासायनिक पदार्थ हैं वो एकत्रित होकर के, संग्रहित होकर के जीवन का निर्माण करते हैं। जो अर्ली लाइफ, जो अर्ली अर्थ था, जो सबसे पहले अर्थ जो था, वो पृथ्वी और आज की पृथ्वी में बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे पृथ्वी का उद्भव कब हुआ, पृथ्वी का उद्भव हुआ जैसे आपको हमने पहले वाला ग्राफ दिखाया था, तो करीब 4.5 से 5 अरब साल पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ था। और उसमें उसके दो थ्योरीज हैं। वैसे एक तो जो सबसे जो कॉमन थ्योरी है उसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी या महानाद का सिद्धांत। तो उसके हिसाब से पृथ्वी का, जैसे मैंने कहा कि करीब 6 अरब साल पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ था। उसमें दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस है, वो ये कहता है कि सूर्य का एक टुकड़ा टूट करके पृथ्वी से अलग हो गया, और जब सूर्य का टुकड़ा टूट के अलग होगा तो जाहिर सी बात है वो तो आग का गोला ही होगा, ठीक है। या फिर कोई इंटरस्टेलर डस्ट था, मतलब दो आकाश गंगाएं हैं, दो गैलेक्सीज हैं, उनके बीच में कुछ से कुछ डस्ट जो ब्रह्मांड में जो कुछ डस्ट पाए जाते हैं, उनके ठंडा होने से ऐसा हुआ, ठीक है, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो जैसे भी पृथ्वी का निर्माण हुआ, शुरू में पृथ्वी का जो तापमान था वो करीब करीब आप मान के चलिए कि जो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर था वो 5000 से 6000 सेल्सियस था, ठीक है। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो अर्थ का सरफेस था वो 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। तरह तरह की धारणाएं हैं कि वहां पर कहते हैं कि जो हैवी एलिमेंट के रूप में आयरन था, निकेल था,
जो जो धरती के नीचे नीचे की सतह में भारी होने के कारण चले गए। लाइटर एलिमेंट जो सिलिकॉन थे, एल्युमिनियम थे, ऊपर रह गए। और सबसे जो लाइट जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो था उसके सरफेस पे था। लेकिन गर्मी इतनी थी, उस गर्मी की वजह से लोग ये मानते हैं कि जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि इस इतने हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है ये फ्री अवस्था में नहीं रह सकते। जो टेम्परेचर बताते हैं, चाहे 900 डिग्री सेल्सियस रहा हो या जो एक्सट्रीम एस्टिमेट है इसका 4,000 से 5,000 सॉरी 5,600 से 6,000 सेल्सियस रहा हो, इन दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नहीं रह सकते। लेकिन उसमें क्या होता है कि उस टेम्परेचर पर ये कंबाइन कर जाते हैं। कंबाइन करके क्या करते हैं, कुछ ऑक्साइड बना देंगे, कुछ कार्बाइड बना देंगे, कुछ नाइट्राइड बना देंगे, तो उससे डाइकार्बन है, साइनोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बाइड्स बन जाएंगे। तो ये माना जाता है कि उस समय जो गैसेस पृथ्वी की सतह पर थी वो तो अमोनिया थी, मीथेन था और वाटर था। यही मानते हैं मिला जुला करके। ठीक है, पृथ्वी का उद्भव ऐसे हुआ। अब पृथ्वी का उद्भव क्योंकि वहां पर अमोनिया था, मीथेन था और ऑक्सीजन था नहीं, तो जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप होगा, ऑक्सीजनेशन उसका हो नहीं सकता। सोलर रेडिएशन और जो लाइटनिंग होती थी, बादल कड़कने से जो बिजली जो होती है, विद्युत आवेश जो होता है, वो से कुछ कुछ रासायनिक रिएक्शंस हुए और धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये समुद्र में एक्यूमुलेट हो गए। जो पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हुआ क्या थे, तो ये सारे जैसे इनऑर्गेनिक थे ज़्यादातर, कि चाहे ये अमोनिया का हाइड्राइड हो या कार्बन का कुछ साइनाइड वगैरह हो, तो अधिकांश ये करीब करीब इनऑर्गेनिक फॉर्म में थे। लेकिन कुछ क्या हुआ कि सूर्य के विकिरण से कहिए या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से कहिए, बिजली कड़कने की वजह से, तो उन परिस्थितियों में वो जो जैव रासायनिक परिस्थितियां थी उसमें कुछ ऐसे अणुओं का निर्माण हुआ और उन अणुओं ने एक बिलियन जैसा बनाया जो काफी गर्म भी था। इसको हम हॉट प्राइमोर्डियल सूप या हॉट डाइल्यूट सूप कहते हैं। इसको डार्विन वार्म लिटिल पॉन्ड भी कहा जाता है। तो ये इसका निर्माण हुआ। ऑपरेन ये कहते हैं कि उससे प्रोटेनॉइड बना, न्यूक्लियो प्रोटीन बना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है एग्रीगेट हो गए और एग्रीगेट होकर के सी के सरफेस पे ऊपर जमा हो गए। तो उसमें जैसे सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो केमिकल ओरिजिन है लाइफ का, इसको हम कहते हैं कीमोजेनी। कीमोजेनी का मतलब रासायनिक जनन। तो उसमें सबसे पहले कुछ ये जो सिलसिलेवार ढंग से जो किताब आप पढ़ेंगे डॉक्टर वीरवाला रस्तोगी की, उसमें ये बताया हुआ है कि पहले हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ, फिर ऑक्सी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर उससे कार्बोहाइड्रेट बने, फिर फैटी एसिड बना, फिर ग्लिसरॉल बना, फिर उससे प्राइमोर्डियल क्या कहते हैं प्रोटीनॉइड बना, मतलब एमिनो अम्लों का निर्माण हुआ। उससे प्रोटीन के की श्रृंखलाएं बनी और प्रोटीन की श्रृंखलाएं जो थी वो किसी खास एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में जो भी परिस्थितियां रही हों उसमें क्या एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के रूप में प्रोटीनॉइड के रूप में रही और वो फिर हॉट मॉलिक्यूल सूप बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो एमिनो एसिड से प्रोटीनॉइड बना। प्रोटीनॉइड के बाद जो अगला जो स्टेप है वो है प्रोटोसेल्स का निर्माण। प्रोटोसेल्स क्या थे, तो प्रोटोसेल्स बेसिकली जो हैं उनको हम ई बैंड भी कहते हैं, प्रिमिटिव सेल्स को। लेकिन उससे पहले जो प्रोटीन के जो अणुओं के मिलने से जो प्रोटीनॉइड बना था, उससे एक चीज बनी थी जिसको वो एक्चुअली 2-3 अवस्थाओं में हुआ था। सबसे पहले प्रोटीनॉइड बना, जैसे मैंने आपको कहा है ना, कि जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर अनहाइड्रस कंडीशन में, मतलब जब पानी नहीं हो और लो टेम्परेचर हो, तो वो पॉलीमराइज करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और इस प्रकार के प्रोटीन का जो की जो संरचना है इसको हम थर्मल प्रोटीनॉइड कहते हैं। ये कई प्रकार से जो नेचुरल प्रोटीन पाए जाते हैं उसके समान होते हैं। फिर माइक्रोस्फीयर्स का निर्माण हुआ।
ये माइक्रोस्फीयर जो थे ये प्रोटेनॉइड्स को एग्रीगेट करके बने, वो उसके जमा होने से बने, और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम रिटेन हो सकते थे, है ना। ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये कंसिडरेबली स्टेबल होता है, ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के जो है ये क्या कहते हैं माइक्रोस्फीयर्स पाए गए हैं। फिर इन माइक्रोस्फीयर से एक पदार्थ का निर्माण हुआ जिसको हम कोसर्वेट्स कहते हैं। मैंने कहा ना कि सबसे पहले क्या हुआ कि प्रोटेनॉइड बना, प्रोटेनॉइड से माइक्रोस्क्लेयर बने, माइक्रोस्क्लेयर से क्या बना, ये देखिए ये कोसर्वेट्स का निर्माण हुआ। ये कोसर्वेट्स एक देखिए दिया हुआ है ना। माइक्रोस्फीयर थे, माइक्रोस्फीयर से फिर कोसर्वेट्स का निर्माण हुआ। तो कोसर्वेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो होता क्या है कि बहुत बड़े आकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर रासायनिक रूप से संश्लेषित हों, है ना, और उसके बाद क्या हुआ कि कोलाइडी संरचना के रूप में विकसित हो जाए तो उसको हम कोसर्वेट्स कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए दो अपोजिटली चार्ज जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है केमिस्ट्री क्लास में आपने पढ़ रखा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पर अगर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स को अगर हम मिला देते हैं तो उससे एक संरचना बनती है जिसको हम कोसर्वेट्स पार्टिकल कहते हैं। और कोसर्वेट्स इतने बड़े होते हैं जिसको कि हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोसर्वेट्स का निर्माण हुआ, और इस कोसर्वेट्स ने क्या किया कि यही जो प्राथमिक कोशिका जो प्रोटोसेल का निर्माण हुआ ना, ये कोसर्वेट ही आगे विकसित होकर के सेल बना। लेकिन उससे पहले एक चीज और हुई, और वो थी न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन इसलिए जरूरी था कि लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो अपने समान जीवन का एक प्रतिरूप बना सकता है। यानी आदमी से आदमी बन सकता है, इमली के पेड़ से इमली का पेड़ बनेगा, एक बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बनेगा। तो प्रतिरूप तभी हो सकता है जब उसके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हों जो रेप्लिकेट करते हों, उसके कैरेक्टर को कैरी करते हों और रेप्लिकेट करते हों। तो कैरेक्टर को कैरी करना और रेप्लिकेट करना ये दो चीजें थी, और रेप्लिकेट करके अपना रेप्लिका बनाना, अपनी प्रतिलिपि बनाना। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड ही हो सकते हैं, डीएनए या आरएनए। तो फिर डीएनए और आरएनए अगर ये दोनों नहीं है तो किसी भी चीज को आप जीवित नहीं मान सकते। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा फॉसिल मिले और कोई कहे कि भाई ये फॉसिल नहीं है, कोई एनिमल का रिमेन नहीं है बल्कि ये पत्थर है, उसको प्रूव करने का एक ही तरीका है कि उसमें देखिए कहीं उसको प्रोसेस करके उसको पहले डाइजेस्ट करिए, प्रोसेस करके उसको देखिए कि उसमें डीएनए की उपस्थिति है क्या, है ना। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति, अगर उनकी उपस्थिति है तो आप मान सकते हो कि ये जो पदार्थ है कभी पुरा काल में जीवित रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ। फिर न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या हुआ कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, है ना। न्यूक्लिक एसिड बना, फिर न्यूक्लिक प्रोटीन बना, फिर उससे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ जिसको हम बायोजेनिक कहते हैं। अभी तक जो क्रिया थी उसको हम कीमोजेनिक कहा। फिर जो बायोजेनिक की क्रिया में क्या हुआ कि कुछ प्राथमिक ऑर्गेनिज्म बने जिनको हम यो बाइंड कहते हैं। देखिए ये है ना, ये कोक्सॉइड बैक्टीरिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैक्रोमोलिक्यूल का निर्माण हुआ। मैक्रोमोलिक्यूल के निर्माण के बाद प्रोटेनॉइड का निर्माण हुआ। प्रोटेनॉइड के बाद माइक्रोस्फीयर्स का निर्माण हुआ। और इसमें एक सिडनी फॉक्स का एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया कि करीब 18 अमीनो अम्लों को एक एनहाइड्रस कंडीशन में, मतलब पानी बिना दिए 160 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। क्या किया कि 18 अमीनो अम्लों को अजलीय अवस्था में 160 से 200 सेल्सियस तक के तापमान तक जब गर्म किया और ठंडा होने के बाद वो सारे के सारे एकत्रित होकर के एक पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे एक संरचना में बदल गए। और इसको जब हीट करके कूल किया गया तो फिर उसके बाद एक माइक्रोस्फीयर्स की संरचना का निर्माण हुआ। तो माइक्रोस्फीयर्स जो है वो प्रोटीन से बन सकते हैं या अमीनो अम्लों के संग्रहण से बन सकते हैं। और ये सबसे पहले सिडनी फॉक्स नाम के एक वैज्ञानिक के एक्सपेरिमेंट में साबित हुआ था। इनका भी बड़ा इनके एक कहते हैं कि जो पूरी गाथा लिखी जाती है ऑरिजिन ऑफ लाइफ की, तो उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन है, इनका भी योगदान है। उसके बाद इस बात को
कि वाकई जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था, उसके लिए एक प्रमाण यूरे और मिलर का एक एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे ख्याल से ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन, इसको एक रेशियो था 2:2:1:2 समथिंग, इसको मिलाया इस गैस मिक्सचर को और यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देने के बाद फिर क्या होता था कि यहाँ से ये सॉल्यूशन यहाँ जाता था, यहाँ आने के बाद इस मार्ग से और यहाँ जा करके इस फ्लास्क में जमा होता था। फ्लास्क में हम सॉल्यूशन को लगातार गर्म करते थे, फिर जब इसका वेपर यहाँ से यहाँ पहुँचता था, ठीक है, फिर जब इसका वेपर यहाँ से यहाँ पहुँचता था, इसको स्पार्क, तो ये करीब करीब 17-18 दिनों तक ये लगातार ये सॉल्यूशन जो है इसकी साइकिलिंग होती रही। और इसकी साइकिलिंग होने के बाद मतलब जो एक्सपेरिमेंट था क्या कहते हैं मिलर और यूरे का, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय उसके बाद कुछ होता है क्या, इस प्रकार की साइक्लिंग करने के बाद कुछ एमिनो एसिड जैसे ग्लाइसिन है, एलेनिन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये फॉर्म हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेज जो थे, यानी कि विद्युत का जो डिस्चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉड से जो विद्युत डिस्चार्ज दिया गया, वो वायलेंट इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जब आए होंगे धरती पर, तो वो कंडीशन पृथ्वी पर रही होगी और जिसकी वजह से कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक संघटकों से ऑर्गेनिक पदार्थ कैसे बन सकता है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके इसको पहली बार बताने वाले यूरे मिलर थे। और इनकी वजह से क्या हुआ कि ये जो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसको बहुत बल मिला। ठीक है, तो होता क्या था, गैस मिक्सचर होता था, ये कंडेंस करके यहाँ आता था, फिर गर्म होकर के ऊपर जाता था, ये सर्कलिंग होती रहती थी। तो अगर इसको हम स्टेप वाइज देखें, बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ। अर्थ का क्या कंडीशन था अभी मैंने बताया आपको। फिर उसमें क्या हुआ कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड या क्या कहते हैं मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे मॉलिक्यूल बने, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उस एल्डिहाइड से फिर कार्बोहाइड्रेट बने, कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जैसे मॉलिक्यूल बने। फिर उसके बाद इन कार्बोहाइड्रेट के जैसे बने उसी प्रकार से, जैसे यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट में बताया कि कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन है, लिपिड है, ग्लिसरॉल है, ये सारे बने। फिर सिडनी फॉक्स के एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि अगर आप प्रोटीन्स को अनहाइड्रस कंडीशन में ऊंचे तापमान पे गर्म करके फिर ठंडा करेंगे, तो उससे प्रोटीन से एक प्रोटोनॉइड नाम का स्ट्रक्चर विकसित होता है और वो प्रोटोनॉइड जो था वो फिर माइक्रोस्क्लेयर के रूप में परिवर्तित हो सकता है। फिर इस माइक्रोस्क्लेयर से कोसर्वेट्स का निर्माण हुआ, साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। तो ये सारे संघटक बन गए जिनकी वजह से कि लिविंग कोशिका का एक बायोकेमिकल जो भी रिक्वायरमेंट है, एक बायोकेमिकल जो संघटक उसके निर्मित हो गए। और उसके बाद प्राइमरी ऑर्गेनिज्म जो हुआ वो जो से प्रोटोसेल्स थे, जो बाद में विकसित होकर के एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के रूप में विकसित। फिर जब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के रूप में विकसित हो गया, तो उस समय तो जैसे मैंने आपको कहा कि उस समय ऑक्सीजन था नहीं, तो फिर क्या हुआ कि अलग अलग मोड के साथ जो न्यूट्रिशन का इवोल्यूशन हुआ। न्यूट्रिशन कैसे कि शुरू के जो ऑर्गेनिज्म थे वो कीमोहेट्रोट्रॉप्स थे, पैरासिटिक हुआ करता था, वो कीमोसिंथेसाइजर थे, मतलब वो और उस समय जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती थी वो एनएरोबिक होती थी। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत तरह के, जैसे सल्फर जनरेटिंग बैक्टीरिया है या मीथेन बनाने वाले, ये सारे के सारे बैक्टीरिया पहले बने और उनसे वो जो थे ये उन्हीं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे उनके फर्मेंटेशन से क्या होता था कि इसमें एनर्जी मिलती थी। तो उस समय जो रेस्पिरेशन था वो एनारोबिक रेस्पिरेशन था। फिर धीरे धीरे जब धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ, फिर क्लोरोफिल का निर्माण हो गया। तो क्लोरोफिल का निर्माण होने के बाद फिर क्या हुआ कि फ्री ऑक्सीजन जो था वो धरती पर आने लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले फोटोसिंथेसाइजर्स बन गए। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब विकसित हो गई तो धीरे धीरे धरती पर एक ढंग से कहा जाए कि ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन हुआ।
शुरू शुरू में अगर ऑक्सीजन नहीं था तो ये भी वरदान था, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्यादा हो तो उसमें जीवों के पनपने की संभावना, जीवन के ओरिजिन होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कुछ फ्री रेडिकल्स वगैरह का निर्माण करते हैं जो अल्टीमेटली जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो शुरू में ऑक्सीजन का नहीं होना एक ढंग से वरदान था, लेकिन बाद में जब एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया विकसित हुई तो एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया विकसित होने के पश्चात क्या हुआ कि उस समय माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कुछ ऑर्गन विकसित हो गए और उस समय ऑक्सीजन की बड़ी महत्ता हो गई, क्योंकि नॉर्मली जहां एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बन रहा था, वहां आपने देखा है रेस्पिरेशन की क्रिया जो पढ़ी आपने कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी तक बन सकते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, ये सारी चीजें इवॉल्व हुई, विकसित हुई। फिर उसके बाद होता है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने। तो इसके लिए एक कहानी है। ये कहानी जब सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो आर्कीबैक्टीरिया थे, मिथेनोजेन थे, हेलोफाइल्स थे, थर्मोएसिडोफाइल थे। फिर सिम्बायोटिक ऑरिजिन ऑफ बैक्टीरिया जो कहते हैं यूकैरियोटिक सेल का, उसमें ये मानते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनमें जो कि बेसिकली जिनमें माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम विकसित हो गए थे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना और उसके रासायनिक सेटअप वाले थे, और ये एरोबिक बैक्टीरिया थे, यानी कि ये बैक्टीरिया वो थे जो ऑक्सीश्वसन कर सकते थे। उसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे विकसित हुए जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, यानी कि वो क्लोरोफिल का काम वो कर लेते थे। फिर क्या हुआ कि उस समय जो दूसरा ऐसा कोई बैक्टीरिया प्रोकैरियोट जिसमें ये दोनों चीजें नहीं थी, उनके में घुस गए ये। जैसे सपोज करो कि एरोबिक बैक्टीरिया जो है किसी एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर घुस गया, और फिर क्या हुआ कि शुरू में तो ये जो है जाने के बाद पहले तो ये अलग ऑर्गेनिज्म के रूप में रहा, लेकिन फिर बाद में उनके बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया था इसको रक्षण मिला, अंदर पोषण मिल गया फ्री में, और जो लेकिन रिटर्न में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ऑक्सीश्वसन से ज्यादा एटीपी देना शुरू कर दिए। तो जो बैक्टीरिया पहले एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में किसी एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर गया था, वो जो एरोबिक बैक्टीरिया था वो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में विकसित हो गया। उसी प्रकार से जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो किसी नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गए, तो वो बाद में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के रूप में विकसित हो गया। और इसीलिए आप जानते हो कि जब डीएनए की संरचना हमने पढ़ी थी तो हमें ये पता था कि डीएनए है या ये दोनों ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे अंगक हैं कोशिका के जिसके अंदर की डीएनए पाया जाता है। तो किसी भी अंगक के अंदर डीएनए पाया जाना, इसका मतलब ये कभी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रहा होगा। तो उस प्रकार से यूकैरियोट्स का विकास हुआ। फिर यूकैरियोट्स के विकास होने के बाद एक शब्द मैंने लिखा है, यह है कॉग्नोजेनिक। कॉग्निजेंस मतलब सीखना, परसीव करना, किसी चीज को महसूस करना, एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना। तो इन सारी चीजों का जो विकास हुआ धीरे धीरे, इसको हम कॉग्नोजेनिक कहते हैं, जो जीवन के विकास की अगली अवस्था है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि जीवन विकसित हुआ इस सिद्धांत के अनुसार, जिसको हम कहते हैं, ये देखिए फिर थोड़ी स्पेलिंग का गड़बड़ हो गया यहाँ पर, बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो थ्योरी वो यही कहती है। फिर है इसमें जो यूरे मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद में अब कुछ नई खोजें हो रही हैं, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो ये कहीं ना कहीं उस हाइपोथेसिस को चैलेंज करती हैं। जो हाइपोथेसिस जो एक परिकल्पना बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ की है, जैसे कुछ एग्जामिन्स को जो रॉक्स जो पत्थर हैं वो ऐसे पत्थर को एग्जामिन किया गया है जो करीब 3.7 अरब साल पुराने हैं। और उन पत्थरों को देखने के बाद, जैसे अभी हम मान के ये चल रहे थे कुछ समय ऑक्सीजन नहीं था, जैसे मैंने आपको 2-3 बार कहा कि जो टेम्परेचर पृथ्वी का माना जाता है उस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, वो ऑक्साइड बना सकता है। तो ये उस समय ये कहते हैं कि ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर था,
और ऑक्सीजन, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वुड इनहिबिट द केमिकल इवोल्यूशन। अगर मतलब अगर ऑक्सीजन उस समय रहता तो कीमोजेनी होती नहीं थी। फिर कहते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ, जैसे यूरे मिलर ने जो प्रोड्यूस किया ना, जो अमीनो अम्ल बनाए, ग्लाइसिन और दूसरे अमीनो एसिड जो बनाए, तो आप जानते हो कि अमीनो एसिड जो होता है, या जैसे कि आपने आइसोमर्स पढ़े हैं तो उसमें एक आपने देखा था डी और एल टाइप के होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट भी ना, एमाइनो एसिड भी, लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो वो ये कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट से जो बने थे वो रेसमिक मिक्सचर थे, मतलब उसमें राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों प्रकार के अमीनो एसिड थे, लेकिन नेचर में सिर्फ लेफ्ट हैंडेड ही होता है। तो ऐसा कैसे हुआ? नेचर में राइट हैंडेड क्यों नहीं है? जिन नेचुरल उस समय की परिस्थितियों को प्रोड्यूस करके अमीनो एसिड बनाया गया, उसमें फिर राइट हैंडेड बराबर क्यों थे, लेफ्ट हैंडेड ज्यादा क्यों नहीं थे? उसी प्रकार से ये भी अब मान्यता होने लगी है कि उस समय मीथेन और अमोनिया बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं थे। अगर ये मीथेन और अमोनिया नहीं थे तो फिर जो दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल जिसको हम सबसे पहले बनने की बात करते हैं, उस थ्योरी, वो जो परिकल्पना है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसके बाद एक जो बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है, उसी का एक मॉडिफिकेशन कह लीजिए, वो ये कहते हैं, उसको कहते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी। ये कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा एक हाइपोथेसिस दिया है कि लाइफ का ओरिजिन जो हुआ है वो गहरे समुद्र के नीचे जो समुद्र तल होता है ना, उसमें जो दरारें होती हैं, वेंट होती हैं, वहां के जल के तापमान से रेगुलेट होकर के जीवन का निर्माण हुआ। तो वो जो वेंट होता है वो अक्सर वो ज्वालामुखी वगैरह के पास होते हैं, और उसमें से या तो ब्लैक स्मोक निकलता है या व्हाइट स्मोक निकलता है। तो जो ब्लैक स्मोकर हाइड्रोथर्मल वेंट होता है, ये पहले देखा गया था, और ये काफी गर्म, इसका पानी काफी गर्म होता है। अंदर जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो करीब करीब वहां का जो पानी होता है वो करीब 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एंड दिस इज नॉट कंड्यूसिव फिर माइक्रोकेमिकल इवोल्यूशन, इसलिए वहां पर किसी भी माइक्रोब्स का या लाइफ का इवोल्यूशन नहीं हो सकता। फिर कुछ ऐसे वेंट मिले जो एल्कलाइन थे। एल्कलाइन आप समझते हो, क्षारीय, ये मिड अटलांटिक ओशन में मिला, और ये कैली और दूसरे साइंटिस्ट ने इसको सन 2000 में, है ना, कैली और दूसरे साइंटिस्ट ने इसको सन 2000 में ढूंढा था। ये टेम्परेचर रेंज इसका 70 to 90 डिग्री सेल्सियस था। ये पोरस है, पोरस मतलब छिद्रयुक्त है, जो हनी कॉम जैसे उसका मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस प्रकार की कैविटीज होती हैं, और कैविटी की जो है वो 1 माइक्रोन की कैविटी होती है, सेम जो लिविंग सेल का साइज है वही। तो ये जो कैविटी वॉल्स हैं, इसमें आयरन और सल्फर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये जो लॉस्ट सिटी हाइपोथर्मल फील्ड है, इसमें इसी में माना जाता है कि इसमें लाइफ का ऑरिजिन हुआ। तो लाइफ का ऑरिजिन सब कैसे हुआ? सबसे हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के मीथेन और फॉर्मेट एसीटेट वगैरह बनाएंगे। फिर इसका सल्फेनिटाइजेशन होगा, जिसे सी वाटर और जो वहाँ के रॉक्स हैं, जो अर्थ का जो सरफेस का जो पार्ट उसको मेंटल कहते हैं, वहाँ पर खूब सारा मिनरल्स पाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम, आयरन के सिलिसेट। उसी प्रकार हाइड्रोजन, ये वाटर जो है ये आयरन से रिड्यूस हो गया, और उसके कारण क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन और सल्फर ये रिलीज हो गया। यहाँ पर सल्फर अवक्षेपित हो जाता है, आयरन, निकेल, सल्फाइड, ये सारे, ये क्या कहता है कि जो ये, सॉरी मैं कुछ उल्टा बोल गया। एट वेंट ओशन इंटरफेस सल्फर प्रेसिपिटेट, सल्फर अवक्षेपित हो जाता है, और साथ में आयरन, निकेल और दूसरे जो ट्रांजिशन मेटल्स उनके सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन डिपेंडेंट रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये निकेल सल्फाइड और आयरन सल्फाइड की उपस्थिति में ये एसिटिक एसिड का एक मिथाइल थायोएस्टर बनाता है ना।
और फिर जो एक्टिवेटेड एसिटिक एसिड जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से कि कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन सकते हैं, और वेंट पोल जो लार्ज मॉलिक्यूल, और उसी की वजह से क्या होता है कि दूसरे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा कुछ जो दूसरे मॉलिक्यूल्स थे, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब का निर्माण होता है। तो जो ये हाइपोथेसिस डीप सी वेंट हाइड्रोथर्मल हाइपोथेसिस वो ये बताती है कि कहाँ पे हुआ और किन रासायनिक परिस्थितियों में हुआ, और ये हाइपोथेसिस थोड़ा यूरे और मिलर वाली हाइपोथेसिस से थोड़ा सा अलग है। रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने 1911 में इटली में कुछ साइंटिस्ट ने पाया कि अगर वो फॉर्माइड को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और उस कुछ किसी केमिकल के साथ जब फॉर्मामाइड को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल जो उल्का वगैरह के में पाए जाने वाले मटेरियल से फॉर्मामाइड मिक्स कर देते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो कुछ न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हो जाता है, ग्लाइसिन का निर्माण हो जाता है, और जो शुगर के प्रिकर्सर है वो निर्मित हो जाता है। मतलब फॉर्मामाइड जो है ये पाया जाता है किसमें, मीटोराइट में, है ना। इसको अगर कुछ दूसरे मिक्सचर के साथ, फॉर्मामाइड को अगर किसी दूसरे मिक्सचर के साथ अगर गर्म किया जाता है, और ये कहाँ मिलते हैं, ये उल्का वगैरह में मिलता है। तो उल्का वगैरह में जो फॉर्मामाइड को कुछ मिक्सर्स के साथ कुछ मिक्सर बना के उसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि डीएनए, आरएनए, ग्लाइसिन और शुगर के प्रिकर्सर्स बन जाते हैं। फिर 2010 में स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट सैन डिएगो यूएस में, उन्होंने कहा कि उन्होंने राइबोजाइम्स का सिंथेसिस किया है। राइबोजाइम्स एक वो एंजाइम होता है जो बेसिकली ये वो एंजाइम है जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये प्रोटीनस नहीं होता, और राइबोजाइम का बेसिकली जो यूज होता है वो क्या कहते हैं, जब mRNA बनता है ना, mRNA बनने के बाद जो एक्चुअली ऑपरेशन mRNA बनता है तो उसमें स्प्लाइसिंग होती है इंट्रॉन्स की, और इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग के टाइम जो है वो राइबोजाइम काफी काम करता है। तो ये जो राइबोजाइम्स है, दीज आर द एंजाइम्स विच आर नॉट प्रोटीनस, और ये 1910, तो ये जो राइबोजाइम है, दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर प्रोटीन और सेलुलर कंपाउंड। ये राइबोजाइम जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं, आरएनए एंजाइम्स होते हैं ये। फिर मतलब ये डीएनए आरएनए की वजह ये भी एक कैंडिडेट है जो रेप्लिकेट करता है। फिर जॉन संदरलैंड एक केमिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड में, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो कुछ बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं आरएनए के, वो स्पॉन्टेनियस स्वतः असेंबल हो जाते हैं। जैसे बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे सिंगल आपने आरएनए बनाया रहा है, वो न्यूक्लिक एसिड बनाया जिसमें राइबोज, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार को लेकर के आपने एक न्यूक्लिक एसिड बना दिया, राइबोन्यूक्लिक एसिड बना दिया। वो जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो स्वतः असेंबल हो करके एक उसकी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं, और इसलिए तो उन्होंने एक आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड राइबोसाइटिडीन फॉस्फेट का निर्माण किया साइनोएसिटिलीन से। तो उन्होंने मतलब उन केमिकली सिंथेसाइज करके बताया किस प्रकार से आरएनए निर्मित होता है। ये कुछ ऐसे रिसेंट डेवलपमेंट हैं जिसकी वजह से कि जो बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ थ्योरी है या उसको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन अपन यही कह सकते हैं कि जितने भी एविडेंस अभी तक हमने गैदर किए, जितने प्रमाण देखे, उससे ये पता चलता है कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जितना कुछ हम जानते हैं बहुत कम जानते हैं। अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर होना है, बहुत कुछ अभी रिसर्च से सामने आना है, और बहुत सारे जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो उसके परिप्रेक्ष्य हैं, उसको
कई साल से देखा जा रहा है और अभी भी कई ऐसे चीजें हैं, ऐसे गैप हैं जो उस जो स्टेप्स हैं बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ में जिन स्टेप्स की हम बात करते हैं वहाँ कुछ ऐसे गैप्स हैं जो अभी तक एक्सप्लेन हो नहीं रहे और because of the enormous length of time and tremendous change that has occurred since then, much of the evidence has been lost. क्योंकि अब ये पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था, फिर लाइफ का ओरिजिन, ये सारी कहानी बताते हैं करीब 3 अरब साल के आसपास, 3-3.5 अरब साल के आसपास। अब 3 अरब साल क्या होता है? हो सकता है कि उस समय जो परिस्थितियां हुई हों या जो भी उससे परिस्थिति जन्य प्रमाण जो संभव थे वो सारे के सारे अब धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं और इसीलिए ये पता करना बड़ा कठिन है निश्चित रूप से कि भाई उस समय परिस्थितियां क्या थी। फिर भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और आपने देखा कि जितने मैंने 2009 के, 2010 के, 2011 के पेपर्स और रिसर्च आपके आउटकम आपको बताए कि किस प्रकार से वो चीज़ें जो हैं उनका वो योगदान कर रही हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका जो विचार है, सिद्धांत है, उसको किस प्रकार से रिच कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से परिपूर्ण कर रहे हैं। तो इतनी तो कहानी थी, लेकिन अगर आपको इतनी कहानी लिखोगे तो फिर तो उतना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ आएगा तो वो सिर्फ नोट्स में आएगा और नोट्स में आपको थोड़ा सा ना, जैसे कि मान लीजिए आपको स्पेशल क्रिएशन ऑफ लाइफ है तो उसमें आप एक लाइन लिख करके निकल सकते हो कि इस सिद्धांत के हिसाब से कुछ दैविक शक्तियों ने जीवन का निर्माण किया। उसी प्रकार से स्वतः जनन सिद्धांत है जिसमें किसी अजैव पदार्थ से जैव पदार्थ का निर्माण स्वतः हो जाता है। इसके फला 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 सपोर्टर थे और फला 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 ने अपने, जैसे स्प्लेंजनी थे या रेडी थे, लुईस पास्चर थे, इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा इस सिद्धांत को नकार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बायोजेनेसिस या बायोकेमिकल थ्योरी है। बायोकेमिकल थ्योरी में हमने आपको 2-3 स्लाइड पहले एक हमने स्टेप्स बताए थे, उस स्टेप्स की ब्रीफली आप चर्चा कर सकते हैं। ये चैप्टर अपने आप में बहुत लंबा है और जो कुछ नए जो तथ्य सामने आए हैं, अगर खास तौर से अगर आप ये डीप सी वेंट हाइड्रोथर्मल थ्योरी अगर आप लिख दें तो काफी अच्छा होगा। पैनिस्पर्मिया की चर्चा जरूर करना। तो इन सारी चीजों की चर्चा करना है, क्योंकि इतने डिटेल में पढ़ा तो दिया, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में इस पर फुल लेंथ क्वेश्चन आए नहीं, तो उस समय किस प्रकार से अपने आंसर को आपको मतलब टेलर करना, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई सवाल हो इसमें तो जरूर आप हमसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।